सिंपलेक्स मेथड, हम सिंपलेक्स मेथड पढ़ा गया है। ठीक है? और सिंपलेक्स मेथड में सबसे पहले हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो इसका है फॉर्मेट। व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ सिंपलेक्स? तो सिंपलेक्स का फॉर्मेट क्या होता है? सीजे पी सी बी पी एक्स बी। इससे पहले का जो भी पार्ट था हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो ये टेबल फॉर्मेट फिक्स है जो आपको हर एक सिंपलेक्स टेबल में बनाना ही होगा। ठीक है, यहाँ आपके पास में जेड माइनस सी के, ये फिक्स फॉर्मेट होता है किसी भी सिंपलेक्स मेथड को शुरू करने के लिए। ठीक है, यहाँ सी जे मतलब कि C1 C2 C3 एंड C4, Y1 Y2 Y3 Y4 ये रिक्वायरमेंट होती है B1 एंड B2। यहाँ पर हम कोएफिशिएंट मैट्रिक्स के एलिमेंट रखते हैं 1 3 1 4 8 2 1 2 2 2 3 एंड 2 4। यहाँ आपके पास में जो पूरा पोर्शन ये कहलाता है आपके पास में बेसिस, ये आपके पास में पूरा बेसिस कहलाएगा। ठीक है और ये पूरा जो वैल्यूज अपन निकालते हैं वो आती है Z1 माइनस C1, Z2 माइनस C2, Z3 माइनस C3 एंड Z4 माइनस C। तो आपके पास में जितनी भी वैल्यूज वगैरह आएंगी उन सब वैल्यूज को हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पर ये वैल्यूज लिखी कहाँ से जाती है? जब हमारे पास में कोई भी एलपीपी होती है मैक्सिमाइज Z इक्वल्स टू CX सच दैट AX इक्वल्स टू B एंड X ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास में एक मैट्रिक्स फॉर्म होता है किसी भी एलपीपी का। ये जो C होती है कॉस्ट, ये सारी कॉस्ट हम यहाँ पर मेंशन करते हैं, इसलिए इस CJ को अपन क्या कहते हैं? कॉस्ट। ठीक है, उसके बाद में ये आपके पास में बी रिक्वायरमेंट, यहाँ जो भी वैल्यूज आएगी वो यहाँ पर लिखी जाती है, इसलिए ये कहलाते हैं आपके पास में रिक्वायरमेंट वेक्टर्स। क्लियर? उसके बाद में हम बात करते हैं एक्स बी जो है ये हमारे पास में कहलाते हैं बेसिक वेक्टर्स। ठीक है, या बेसिक वेक्टर को या इसको वेरिएबल्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो बी होता है वो आपके पास में कहलाता है बेसिक वेक्टर्स। हालांकि दोनों चीज सेम है, जब अपन इसको वेरिएबल फॉर्म में लिखेंगे x1 x2 t तो उसको बेसिक वेरिएबल बोल देंगे, और वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे अल्फा। हमने बताया था सुबह हाइपरप्लेन के अंदर अल्फा से रिप्रेजेंट किया था। अगर अपन इसको वेक्टर के फॉर्म में बोलेंगे तो इसको बेसिक वेक्टर बोल देंगे। ठीक है, सीबी जो होता है वो हमारे पास में होता है कॉस्ट ऑफ बेसिक वेक्टर। अब बात आती है कॉस्ट ऑफ बेसिक वेक्टर, वो कौन होंगे? जो बेसिस में कौन आता है? जो यूनिट मैट्रिक्स बनाएगा। ठीक है, तो यहां से जो वेक्टर्स यूनिट मैट्रिक्स बनाएंगे वो बेसिस में आ जाएंगे, उसी बेसिस से हम यहाँ पर उसकी कॉस्ट इंट्रोड्यूस करेंगे और फिर फाइनली हम कैलकुलेट करते हैं जेड माइनस सी। जहां पर तुम्हें पता होना चाहिए कि जेड में क्या है। जेड होता है समेशन सीबी वाईजे। ये अब सीबी वाईजे क्या है? सीबी तो ये, और वाईजे मतलब y1 y2 y3 y4। आपको क्या करना होगा, यहां से कोई एक एलिमेंट उठाया, इस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर? जैसे मान लो मैंने यहाँ पर थोड़ी देर के लिए C1 लिखा और मल्टीप्लाई किया A11 से, फिर यहाँ पर मान लिया मेरे पास C2 है तो मैं समेशन लगाओ, इस पे ऐड होगा, तो फिर मैंने C2 उठाया मल्टीप्लाई किया A21 से, दोनों का सम हो गया, ये मिला मेरे को ZJ। ये जो पूरी वैल्यू मिली है वो मेरे को क्या मिली? ZJ। और अब मैं अगर मैं कैलकुलेट करूं ZJ माइनस CJ, इसका मतलब मैं क्या करूंगा? C1 A11 प्लस C2 A21 माइनस CJ। ये मेरे पास में फाइनल कैलकुलेशन होगी जो आपको हर एक कॉलम के लिए करनी होगी। क्या कर रहे हैं? ये दिखने में ऐसा लग रहा है आपको कि बहुत खतरनाक सी कैलकुलेशन, ऐसा कुछ है नहीं। आपको क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, दोनों कर दो सम करने के बाद जो रिजल्ट आया उसमें माइनस कर दो कॉरेस्पॉन्डिंग CJ। फर्स्ट कॉलम कर लो C1 माइनस करो, सेकंड कॉलम कर लो C2 माइनस करो, थर्ड कॉलम कर लो C3 माइनस करो एंड सो, और वो वैल्यूज यहां पर लिखनी। ये टेबल जो होती है ये कहलाती है स्टार्टिंग सिंपलेक्स टेबल। क्या कहलाती है? स्टार्टिंग सिंपलेक्स टेबल, फर्स्ट सिंपलेक्स टेबल। सेकंड सिंपलेक्स टेबल में हम जाते हैं तो यहां पर एक कॉलम और इंट्रोड्यूस हो जाता है जिसको अपन कहते हैं MR शॉर्ट फॉर्म में, और वैसे इसका नाम होता है मिनिमम रेशियो, या हम कैलकुलेट करते हैं मिनिमम रेशियो। ये मिनिमम रेशियो आपको बताएगा सेकंड टेबल में कैसे जाना, इसलिए फर्स्ट टेबल कंक्लूड होते ही हमको सबसे पहले मिनिमम रेशियो कैलकुलेट करना होता है।
और फिर उसके बाद हम सेकंड टेबल में पहुंचते हैं। फिर चाहे सेकंड बनाओ, थर्ड बनाओ, फोर्थ बनाओ, कोई सी भी टेबल बनाओ, आपको हमेशा पहले मिनिमम रेशियो कैलकुलेट करना होगा। क्लियर है? तो ये हमारे पास हो गया इसका फॉर्मेट। अब ऊपर बात करते हैं कि सिंपलेक्स मेथड के लिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या है, आप कब सिंपलेक्स मेथड को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट क्या होता है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन मस्ट बी मैक्सिमाइज। मतलब 100% आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होना चाहिए? मैक्सिमाइज होना चाहिए। इफ इट इज इन मिनिमाइज देन कन्वर्ट इनटू मैक्सिमाइज। अगर ये मिनिमाइज में है तो आपको इसको मैक्सिमाइज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करना है? दैट इज मैक्सिमाइज z डैश इक्वल्स टू माइनस ऑफ मिनिमम z। इसका मतलब आपको जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा है उसको माइनस से मल्टीप्लाई करके आप उसको मैक्सिमाइज में कन्वर्ट कर दीजिए। क्लियर? ये आपका पहला स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप, ऑल दीज मस्ट बी पॉजिटिव। मतलब आप ये लिखते हो ना ax इक्वल्स टू b, ये 100% पॉजिटिव होना चाहिए। रिक्वायरमेंट कभी नेगेटिव होती है? रिक्वायरमेंट का मतलब होता है आवश्यकता, वो भी नेगेटिव है, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। आवश्यकता है तो मुझे कुछ चाहिए, वो तो हो ही नहीं सकता ना नेगेटिव हो। तो इसका मतलब अगर कोई इक्वेशन मान लीजिए x1 प्लस x2 इज लेस देन इक्वल टू -1 लिखा हुआ है और आपने स्टार्ट कर दिया तो फिर गलत। तो आपको सबसे पहले क्या करना है? x1 माइनस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, जैसे माइनस से मल्टीप्लाई करोगे इनिक्विटी बदल जाएगी। अब आपका ये 100% क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। ये पॉजिटिव होगा तब इसका मतलब है सारे पॉजिटिव वैल्यूज आपके पास में होने जरूरी है। क्लियर? इसके बाद में थर्ड स्टेप, जब ये सारे पॉजिटिव हो जाएंगे तो इंट्रोड्यूस स्लैक सरप्लस और आर्टिफिशियल वेरिएबल एज पर नीड। जिसकी नीड हो उसके अकॉर्डिंग आप उसको इंट्रोड्यूस करो। अगर लेस देन इक्वल टू 1 स्लैक, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 सरप्लस। सरप्लस के साथ 100% मैंने वहां दिखाया था आर्टिफिशियल आएगा। और अगर इक्वेशन साइन है बट बेसिस में यूनिट मैट्रिक्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा, उसी कंडीशन में कभी कभी ऐसा होता है हमारे पास इक्वेशन दे रखी है और ऑटोमेटिकली यूनिट मैट्रिक्स बन रही है, तो हमें फिर नीड नहीं है, क्योंकि हम हमारी पहली कंडीशन फुलफिल कर देते हैं। पहली कंडीशन क्या होती है? कन्वर्ट ऑल द इनइक्वालिटीज इनटू इक्वेशन। सो कन्वर्ट ऑल द इनइक्वालिटी इनटू इक्वेशन, वी मस्ट इंट्रोड्यूस स्लैक सरप्लस वेरिएबल बिकॉज वी वांट टू कन्वर्ट इट टू इक्वेशंस, है ना? सो दैट वी इंट्रोड्यूस स्लैक वेरिएबल, सरप्लस वेरिएबल। बट इफ द इक्वेशंस आर ऑलरेडी इन इक्वेशन साइन, इन इक्विलिटीज फॉर्म, तब हमको जरूरी नहीं है कि हम उसमें इंट्रोड्यूस करें, तब हमको पहले टेबल्स देखना है। टेबल्स में अगर हमारे पास में ऑलरेडी इक्वेशन से यूनिट मैट्रिक्स बन रही है तो इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, नहीं बन रही है तो इंट्रोड्यूस करेंगे। क्यों? उसकी ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कॉस्ट माइनस एम होती है जो हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को अफेक्ट करती है। क्लियर? तो हमारे पास में ये कंडीशंस को ध्यान रखना पहला, उसके बाद में इनको इंट्रोड्यूस करना है। इक्वेशन साइन होता है तो हम इसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दें। आगे बात सुने, तो ये हमारे पास पहला स्टेप हो गया, ये सेकंड स्टेप हो गया, स्लैश सरप्लस आर्टिफिशियल। इसके बाद हमको फोर्थ स्टेप पर जाकर ये कैलकुलेट करना होता है जेड माइनस सी जे। फिर हम इसको कैलकुलेट करते हैं कि व्हाट जेड माइनस सी जे। ये हमारा सॉल्यूशन बताता है ऑप्टिमल है या नहीं। हमें कब तक सॉल्व करना है? हमने कहा था टेबल बनती है 2, 3, 4, कब तक करना है? टिल ऑल जेड माइनस सी जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये इसकी कहलाती है ऑप्टिमिलिटी कंडीशन। सिंपलेक्स मेथड यहां आकर के रुक जाता है। जब जो लास्ट कॉलम बनाया था ना हमने, वो सारे या तो 0 हो जाए या पॉजिटिव हो जाए, तब तक
हम लोग इसको सॉल्व करते रहेंगे, चाहे 2 टेबल करो, चाहे 3 टेबल करो, चाहे 4 टेबल करो, आपको सारे जेड माइनस सी के क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। क्लियर। उसके बाद में जब अगर मान लीजिए फिफ्थ पॉइंट, इफ जेड माइनस सी के लेस देन 0, नेगेटिव वाली, सो फर्स्ट चेक एंट्रिंग वेक्टर। हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं, एंट्रिंग वेक्टर। अब ये क्या होता है, ये टेबल आएगी जब आपको और समझा देंगे, क्योंकि जो नेगेटिव होगा, एंट्रिंग वेक्टर होता कौन है, वो कौन होता है, मोस्ट नेगेटिव वैल्यू इन जेड जे माइनस सी जे। याद रखना, जेड जे माइनस सी जे, जैसे आपके पास दे रखा है 0, -5, -4, 0, मोस्ट नेगेटिव कौन हुआ, -5, तो इंट्रोड्यूस कौन करेगा, -5। ठीक है। फिर अगर आपके पास में बेसिस में 2 जनों की बैठने की जगह, सपोज करो तुम 4 बच्चे बैठे हो, अब मैं एक 5वें बच्चे को लाता हूं, मतलब बैठ सकता है नहीं, क्यों, क्योंकि 4 की जगह फुल है, तो तुम में से किसी एक को उठना पड़ेगा अगर मुझे उसको यहीं बैठाना है। सेम कंडीशन होती है, बेसिस में तुम्हारे पास में पहले ऑलरेडी फुल है, टेबल 1 है, अब तुमने एक नए को इंट्रोड्यूस करा दिया, अब इंट्रोड्यूस तो करा दिया, वो जाएगा बेसिस में, बेसिस में ऑलरेडी 2 या 3 वेरिएबल बैठे हैं, अब उसको कहां बैठे, तो हम बोलेंगे तुम में से किसी एक को उठना पड़ेगा। अब मैंने कह दिया शिविर तुम उठ जाओ, तो शिव बोले भाई मैं क्यों उठू, अंतिमा को उठा दू, अंतिम बोले मैं क्यों उठू, भूमिका को उठा दू। ऐसे तुम चारों जने दिक्कत क्रिएट करोगे किसको उठाना है, तो मैथमेटिक्स ऐसा करता ही है, वो नियम से उठाएगा। तो अब उनको निकालना है उठाना किसको है, दैट मीन्स डिपार्टिंग वेक्टर। हमको क्या कैलकुलेट करना है, डिपार्टिंग वेक्टर। ये पता लगाने के लिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं जो मैंने तुम्हें बताया, मिनिमम रेशियो। जो मिनिमम रेशियो आएगा, वो मिनिमम रेशियो से हम उस रो में एंट्री करेंगे, जिस रो में हम एंट्री करते हैं वो रो कहलाती है सोर्स रो। क्या कहलाती है, सोर्स क्या होता है, जहां से सब कुछ मिलता है। अब हमको जो मिलेगा उसमें से मिलेगा, किसको उठाना है, ये एक पहेली होगी, है ना। इसको ढूंढने के लिए हमको चाहिए चाबी। क्या चाहिए, चाबी मतलब की। हम इस सोर्स रो में कैलकुलेट करेंगे की एलिमेंट, क्या इंट्रोड्यूस करेंगे, की एलिमेंट। ये की एलिमेंट के सामने जो आ जाएगा वो बाहर जाएगा, इस की एलिमेंट के सामने जो वेरिएबल आ गया वो बाहर चला जाएगा, तो हमको क्या मिला, डिपार्टिंग वेक्टर। तो अब जो इंट्रोड्यूस हुआ था वो उसकी जगह जाके बैठ जाएगा, क्योंकि यहां से मान लो अंतिमा होती है तो वो आके अब अंतिमा की जगह बैठेगा, उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी कि भूमिका इधर खिसक के इधर बैठ गया, वो बैठना उसी जगह पर है जहां से वो हटा है। तो एक डिपार्ट हो जाएगा, एक इंट्रोड्यूस हो जाएगा, फिर सेम मेथड चलता है। अब बस ये तुम्हें 2 टेबल पढ़नी है, सिंपलेक्स मेथड खत्म हो जाता है। केवल ये जो जो मैंने तुम्हें बोर्ड पे बताया ना, ये आया, ये गया, ये मिला, ये निकल गया, ये जो भी तुम्हें बताया है, ये तुमको सारा कुछ पढ़ना है, तो सिंपलेक्स मेथड एंड हो जाता है। ठीक है ना, और कब तक सॉल्व करना है, जब तक कि सारे पॉजिटिव हैं। आगे बात समझा, इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन करवाता हूं, फिर उसके हिसाब से देखते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग एलिमेंट, मैक्सिमाइज z equals to 5x1 plus 3x2 such that 3x1 plus 5x2 less than equals to 15। सेकेंड है आपके पास में 5x1 plus 2x2 less than equals to 10 and x1 x2 both are positive। एक बार चेक करना, 5x1 3x2 ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, 3x1 plus 5x2 less than equals to 15 और 5x1 plus 2x2 less than equals to 10, x1 x2 पॉजिटिव।
ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। ध्यान देने वाली बात क्या है, सबसे पहले अब जब भी तुम्हारे पास में क्वेश्चन आएगा ऐसे ही आएगा, सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी, कुछ नहीं लिखा हुआ आएगा, सिंप्लेक्स मेथड फलाना मेथड कुछ नहीं, आप तो अंडरस्टूड है, सिंप्लेक्स ही लगाना। क्लियर। सबसे पहले क्वेश्चन देखोगे और पहली लाइन जो तुम लिखोगे वो हमेशा क्या लिखोगे, द गिवन एलपीपी इज, और ये एलपीपी एज इज। क्लियर। सबसे पहली चीज अब क्या देखोगे बताओ, सबसे पहले क्या देखेंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। चाहे कुछ भी हो जाए आपको देखना है, भावनाओं में बहना नहीं है, नहीं तो जीरो मिलना है। क्या देखना है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। ये अभी क्या है, फर्स्ट कंडीशन फुलफिल, मतलब हम सिंप्लेक्स मेथड की ओर बढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड, ये दोनों पॉजिटिव है, सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड। मैंने बोला था ऑल बीज आर पॉजिटिव देन टू इंट्रोड्यूस स्लैश सरप्लस आर्टिफिशियल एज पर आर नीड। ठीक है, तो अब ये सेकंड भी सारे पॉजिटिव। अब उनको देखना है इनइक्वालिटी, लेस, लेस में क्या इंट्रोड्यूस होता है, स्लैक वेरिएबल, प्लस इंट्रोड्यूस होगा, तो अब हम स्टार्ट कर सकते हैं। एनी डाउट। ठीक है, तो अब अपन थ्योरी लिखते हैं। इन द अबाउट एलपीपी वी इंट्रोड्यूस स्लैक वेरिएबल्स। अब मैंने आपको बताया था हमारे पास देखो ऊपर से लेकर नीचे तक सब जगह 2 है, तो कितने कंस्टेंट ऐड करने हैं, 2। स्लैक वेरिएबल कितने होंगे, 2। x2 तक है तो 2 नए कौन है, x3 x4। तो वी इंट्रोड्यूस स्लैक वेरिएबल्स x3 एंड x4, देन द एलपीपी बिकम्स। अब देखो कैसे लिखते हैं, लिखने का तरीका समझ लेना, मैक्सिमाइज जेड। पहले मैं इसको यहां तक ही लिख के छोड़ रहा हूं, x1 प्लस x2 तक। क्लियर। इस पर आ जाता है सच दैट 3x1 प्लस 5x2, पहले इसको दूंगा x3, सेकंड पर आ जाता हूं 5x1 2x2, पहले इसको बराबर करूंगा 0x3, अब दूंगा इसको नेक्स्ट x4, तो इसको बराबर करूंगा 0x4। ये हो गया मेरे पास 15, ये हो गया 10। अब यहां पर 2 नए आए तो ऊपर भी जाएंगे, कॉस्ट ऑफ सेलेक्ट वेरिएबल इज ऑलवेज 0, so that is 0x3 0x4 and नॉन नेगेटिविटी डिस्ट्रीब्यूशन, 4 वेरिएबल हो गए 2 3 4। अब आप क्वेश्चन वापस मैच कर लो, ऊपर सब जगह 2 2 2 है, अब सब जगह ऐसी कंडीशन में आपको आना जरूरी है। कोई डाउट है, वेरिएबल कैसे इंट्रोड्यूस हुआ, पहले मैं पहला दिया, बाकी अब अगर यहाँ पर 2 कंस्टेंट है, 3 वाला क्वेश्चन भी करोगे तुम, तीसरा आएगा तो भी यहाँ पर तुमने पहले में अगर x3 कराया तो इससे 0x3 0x3, बाकी सब में 0, तो क्या बना 1 0 0, यूनिट वेक्टर बना ही नहीं बना। सेकंड में x4 इंट्रोड्यूस किया तो ऊपर 0 नीचे 0, थर्ड में क्या करोगे फिर x5, तो ऊपर के दोनों 0 नीचे, तो बड़ी यूनिट मैट्रिक्स है ना। ऐसे तुम सोचो, थोड़ा इमेजिन करो कि हाँ ऐसा हो रहा है ना, तो आपके पास में ये बन गया सिंप्लेक्स मेथड का एलपीपी कंप्लीट। ठीक है, अब अपन टेबल पर आ जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल, हेडिंग वगैरह सब डालनी है। ठीक है, और देखो ये क्या है आपके पास में, सीजे बी सी बी बी एक्स बी, ये दिख तो रहेगा, ये थोड़ा सा ठीक है। ठीक है, देखिए लिखने का तरीका, मैक्सिमाइज जेड ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन से क्या बताते हैं, कॉस्ट, इसका कोफिशिएंट 1 1 0 0। क्लियर, यहां फिक्स है y1 y2 y3 y4, 5 है, आगे लिखने हो आपको लिखना है। क्लियर है, रिक्वायरमेंट ये दोनों नहीं, यहाँ 15 यहाँ 10। क्लियर, ये फिक्स लिखना है,
जेड माइनस सी जे। अब सबसे पहले कोफिशिएंट फर्स्ट टेबल बना रहे हैं, फर्स्ट टेबल ऐसे ही फिल होती है, हमेशा ऐसे ही होगी। ये दोनों लिखने के बाद सबसे पहले बनोगे कोफिशिएंट मैट्रिक्स। कोफिशिएंट मैट्रिक्स मतलब ये पूरा यहां से लेकर यहां तक इनके सबके कोफिशिएंट जैसे लिखे हुए हैं वैसे के वैसे लिख। 3 5 1 0 5 2 0 1। टेबल आराम से बनाना, बड़ी बड़ी, है ना। हम लोग को पेपर बचा के कुछ नहीं करना है और एग्जाम में भी अच्छे से बनाना, ठीक है। अब देखो ये बन गई। अब क्वेश्चन आता है इधर कौन आएगा, आ गया क्वेश्चन, कौन आएगा जो यूनिट मैट्रिक्स बनाए, ठीक है। चलो भाई लेके आते हैं इधर। आपको देखना है यूनिट वेक्टर्स कहां बन रहे हैं। पहला ये रहा, मैं हमेशा ऐसे कहता हूं जहां मन मिल जाए ना वो इधर लिखना है। अब बच्चा क्या आदत सुनता है, अब उसको गलती से यहां मन मिल गया कि आपने तो कहा था जहां मन मिल जाए लिखना है। मन किसका, यूनिट वेक्टर का, ठीक है। तो यहां मेरे को पहला मन मिला, किसका है, जस्ट उसके ऊपर लिखा हुआ है y3। इसका मतलब इधर आकर के वो बनता है x3, क्योंकि x की फॉर्म है तो वही, नाम बदला बस। तो यहाँ क्योंकि पहला मन यहाँ मिला इसलिए मैंने इसमें यहाँ लिख दी, कोई डाउट है। सेकंड ये किसका है, यहाँ क्या आएगा, कोई डाउट है क्या, बेसिस में कौन आया, जो यूनिट वेक्टर बना रहा था। अगली बार उल्टा पूछूंगा, ये ऑलरेडी मिलेंगे तो 100% यूनिट मैट्रिक्स बनाएंगे। क्लियर, वेक्टर कुछ भी नहीं करना है, इसको अल्फा की फॉर्म में लिखना है। एक्स लिखा अल्फा के लिए किया, एक्स फोर है अल्फा को लिख दिया। कई ऑथर्स ये बीच वाला कॉलम नहीं लिखता है, अपन लिखेंगे हमेशा। क्लियर। अब आगे सी बी, सी मतलब कॉस्ट, बी मतलब वेक्टर, कॉस्ट ऑफ बेसिक वेक्टर। अल्फा 3 की कॉस्ट कितनी है जो इसके ऊपर है, 0। अल्फा 4 की कॉस्ट कितनी है जो वाई 4 के ऊपर है, 0। एनी डाउट, ये टेबल को बेसिस पढ़ने में किसी भी तरह का डाउट हो तो पूछ सकता है। क्लियर है। सबसे पहले कोफिशिएंट मैट्रिक्स फिल करेंगे, कोफिशिएंट मैट्रिक्स में हम देखेंगे यूनिट मैट्रिक्स कहां बन रही है। यूनिट वेक्टर सिंगल सिंगल जहां वन होता है, जिस पोजीशन पे होता है उसके सामने एज इट इज लिखना है। फर्स्ट पे कहा देखो, फर्स्ट पे लिखा है, सेकंड पे है तो सेकंड पे लिखा है, थर्ड पे होता तो थर्ड पे लिखा, सेंटर पे होगा, थर्ड पे होगा तो बीच में एक सेंटर आएगा तो बीच में चला जाएगा। जो लिख रहे हो उसके ऊपर वाला वेरिएबल को वाई की फॉर्म में लिखा हुआ दिखेगा, वो आपको बेसिक में ले जाकर के एक्स की फॉर्म में लिखा, बस। यहां तो क्लियर। आगे चले, अब हम एक और इंपॉर्टेंट चीज करने जा रहे हैं, जेड जे माइनस सी जे। बहुत इजी है, क्या करना है, ये रही सी बी, ये रही वाई जी, इसको उठाना है, इनसे मल्टीप्लाई करना है, इसको उठाना है, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, दोनों का सम करना है। जो रिजल्ट आएगा उसमें से इसके कॉरेस्पॉन्डिंग सीजे को माइनस करना है। देखिए, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करा 0, 0 को 5 से मल्टीप्लाई करा 0, 0 प्लस 0 0, 0 माइनस 1 -1। अब कोई बच्चा बोले +1 तो उसका भगवान मालिक है, समझ रहे हो। ये कैलकुलेशन सारी बाहर होती है, ऐसे करोगे क्या, 0 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 5 माइनस का 1, तो 0 प्लस 0 माइनस का 1, तो 0 माइनस 1 दैट इज -1। जिंदगी खत्म हो जाएगी, ये भी बता दिया। लेकिन गलती करने से बजाय फिर कर लेना, है ना। भावना मत देना कि भैया मेरे ऐसे कौन पढ़ेगा, कई है जो ऐसे भी कर लेते हैं। सीधा कंसेप्ट समझो, उसमें मैंने बोला था कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। 0 इंटू दिस, 0 इंटू दिस, 0 प्लस 0 0, 0 माइनस 1 -1। अगेन ये तो दोनों जीरो है, अब तो ये 100% सारे जीरो है, कितना दिमाग हमारा चलने लग जाएगा अपने आप। ये दोनों जीरो पे कभी किसी को नंबर नहीं दे सकते, इस दोनों को इन दोनों से ऊपर तो भी जीरो रहेगा, ऊपर कौन है, ये जीरो, ये जीरो, ये गिफ्ट है तुम्हारे लिए दोनों। जहां यूनिट वेक्टर बनेगा 100% जीरो होगा, बिना कैलकुलेशन लिखो, करके दिखाते। 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 0 0, 0 माइनस 0, सदा जीरो आएगा। जहां यूनिट वेक्टर बनेगा 100% जीरो ही मिलेगा। कोई डाउट,
5x1 3x2 है ना, कोई बात नहीं, पॉजिटिव होती है 5 और 3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, मैं ये सोच रहा हूँ यहाँ ऐसे तो नहीं आता इसका आंसर, यहाँ क्या आता है -5, यहाँ क्या आएगा -3, क्योंकि 0 इंटू 0 0 इंटू 0 0 -5 -5 0 -3 -3। क्लियर, क्लियर, कॉस्ट का फर्क है वो दोनों अपन को यहाँ से क्लियर है। तो हमारे पास यहाँ आकर के अब देखो आप क्या लिखोगे, ऑल ZJ माइनस CJ नॉट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं, इंप्लाई ये लाइन हमेशा लिखनी, अबाउ BFS इज नॉट ऑप्टिमल, BFS ऑप्टिमल नहीं है। ऑप्टिमल कब होगा, जब ये सारे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो जाएंगे। यहां पर क्या आ गए, 2 नेगेटिव। अब वही लड़ेगा, अगला क्या बताया था, अब कोई अंदर जाएगा, मतलब इन दोनों ने वो काम नहीं किया कि ये पॉजिटिव हो जाए। अब अगली टेबल जिसको आ गई, सिंपलेक्स मेथड खत्म हो गया, बस 2 ही तो टेबल पढ़नी, सिंपलेक्स मेथड खत्म हो गया बेटा, ये मान लो। ठीक है, तो अब अगली टेबल समझना, उसके लिए हम क्या करते हैं, हमको सबसे पहले ZJ माइनस CJ देखना है, और हमें पता चल चुका है कि इन दोनों ने वो काम नहीं किया जिसकी वजह से ये पॉजिटिव हो जाए, तो मतलब इन दोनों में से किसी एक को जाना पड़ेगा, एक बार में एक ही जाता है, इन दोनों में से किसी एक को जाना पड़ेगा। अब वो कौन है, उस पनौती को ढूंढो। ठीक है, कौन है वो ये बताएंगे। सबसे पहले हम एंट्री करवाते हैं, पहले ये ढूंढते भेजना किसको है, ये तो हमको मिल जाता है, निकलना कौन है उसके लिए नॉलेज वाली है। तो भेजना किसको है, जो मोस्ट नेगेटिव, अभी लिखा है मैंने, भेजना किसको है जो मोस्ट नेगेटिव है, मोस्ट नेगेटिव कौन है, -5, ये इंट्रोड्यूस होगा, ये तो अब इसका इंट्रोड्यूस होने का मतलब सीधे ऊपर देखा तो यहाँ कौन है, y1, अंदर जाएगा तो x1, ये तो पता चल गया x1 जाएगा। जैसे मैंने अभी बोला, एक बच्चा आ गया, ये गेट पर खड़ा है, अब उठना तुम चारों में से किसी एक को है, आने वाला तो आ चुका, तो ये तुम्हें मिल चुका कि x1 जाएगा। अगर ये यहां इंट्रोड्यूस होता तो x2 जाता, तीसरे पे होता तो x3 जाता। क्लियर, तो x1 इंट्रोड्यूस होगा, अब जाएगा कौन, या तो x3 जाएगा या x4 जाएगा, वो ढूंढना है। उसके लिए हम क्या निकालते हैं, मिनिमम रेशियो। आई बात समझ, अब मिनिमम रेशियो कैसे निकालते हैं, जिस भी कॉलम में आपने एंट्री करी है, ये कॉलम कहलाता है सोर्स कॉलम, मतलब की इसी के अंदर है, जो हम चाबी ढूंढ रहे हैं ना, वो इन 2 एलिमेंट में से है, और उस ढूंढना बाकी है। क्या करते हैं, इसको समझना, मिनिमम रेशियो कैसे निकालते, जिस कॉलम में आप एंट्री कर रहे हो उस कॉलम के एलिमेंट को इस बी से डिवाइड करना है, बी में डिवाइड करना है। जैसे मैं इसमें एंट्री कर लिया, ये मेरे पास में, मेरे को केवल इस पर फोकस करना है, बाकी सबको भूल जाओ, है ना। अब तुम्हारा फोकस कितना होता है वो उस पर डिपेंड है, मैं कह रहा हूं इसमें करोगे तो अच्छी बात है, इधर उधर करोगे तो फिर सब कुछ दिखेगा, है ना। अब ये बी, इस 15 में 3 का डिवाइड कर दो, कितना है 5, इस 10 में 5 का डिवाइड कर दो 2। बात समझ में आई, हमेशा रिक्वायरमेंट में ही डिवाइड होता है, ठीक है ना। मिनिमम रेशो बी डिवाइडेड बाय सोर्स कॉलम, हमेशा यही होगा, फिक्स है। जो भी बी है उसको सोर्स कॉलम, सोर्स कॉलम कौन होता है, एंट्री वेक्टर वाला। तो तुमने 15 को 3 से डिवाइड कर दिया, 10 को 5 से डिवाइड कर दिया, क्लियर। तुम्हारे पास में 2 वैल्यूज आ गई, मिनिमम कौन है दिख रहा है साफ साफ, इसको सर्किल करते हैं, ये फिक्स है, सर्किल करना है, यहां एक एरो बनाना है। सर्किल करने का मतलब मिनिमम रेशो, एरो बनाने का मतलब सोर्स रो, मिल गई। अब इस सोर्स रो, देखो एक तो मैं पूरा मेथड बता देता हूं, फिर एक मिनट में शॉर्टकट मेथड बताऊंगा। पूरा मेथड क्या है, जिस रो में आप एंट्री कर रहे हो उस रो को भी आप बंद कर दो, कर दिए, सोर्स कॉलम सोर्स रो इंटरसेक्शन किया, दैट इज की एलिमेंट, मिल गई की। ये की किसके सामने है, ठीक है, ये आउट, x4 ये एरो लगा दो, डिपार्ट होगा,
अगली टेबल में एक्सपोर्ट नहीं दिखेगा।